नमस्कार, विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्या कपूर। आइए डालते हैं एक नजर खास खबरों पर। भारत में पहली बार हुआ कॉमनवेल्थ साइंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। जानी मानी पत्रिका टाइम्स मैगजीन ने मंगलयान को किया 2014 में होने वाले 25 सर्वश्रेष्ठ नवाचारों की सूची में शामिल। सर्न के वैज्ञानिकों ने ढूंढे 2 नए सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हिग्स बोसॉन के प्रयोग में नए दौर में आईआईटी मद्रास भी होगा शामिल। यूएनईपी ने जारी की ताजा रिपोर्ट, कहा 2070 तक कार्बन उत्सर्जन पर लगानी होगी पूरी तरह से रोक। और खोज खबर में आज हम चर्चा करेंगे भोपाल गैस त्रासदी के वैज्ञानिक पहलुओं पर। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने बेंगलुरु में कॉमनवेल्थ साइंस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया, जिसमें 30 कॉमनवेल्थ देशों के लगभग 400 वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। पेश है ये रिपोर्ट। 50 सालों में पहली बार हुई कॉमनवेल्थ साइंस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी का मौका भारत को मिला। बेंगलुरु में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 25 नवंबर को कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। The Commonwealth is a very useful forum for dialogue, promoting understanding on global issues and forging consensus on international action. India is a founding member of the Commonwealth. It is its largest member states, being home to nearly 60% of the total population of Commonwealth. India is the 4th largest contributor to Commonwealth budgets and programs, and it is second only to the UK in providing technical experts to Commonwealth Fund for technical cooperation for the purpose of extending assistance to developing Commonwealth countries. इसका आयोजन भारत सरकार और क्वीन एलिजाबेथ डायमंड जुबली ट्रस्ट की मदद से किया गया। 4 दिनों तक चली कॉन्फ्रेंस का मकसद कॉमनवेल्थ देशों के रिसर्च के बीच सहयोग बढ़ाना और इन देशों के नौजवानों को साइंस की ओर मोड़ना था। कॉन्फ्रेंस के जरिए कॉमनवेल्थ देशों के छात्रों को एक दूसरे के देशों में पढ़ाई की ओर ज्यादा मौके देने पर भी विचार किया गया। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के करीब 300 वैज्ञानिकों को न्योता दिया गया था। इसके अलावा कॉमनवेल्थ देशों के करीब 70 पीएचडी स्कॉलर भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। कुल 30 देशों के प्रतिनिधियों के बीच ये बेंगलुरु के स्थानीय छात्रों के लिए भी सीखने का सुनहरा मौका था। आयोजन समिति में देश के विज्ञान की जानी मानी हस्तियों के अलावा भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव भी शामिल थे। 4 दिनों के दौरान कॉन्फ्रेंस में शामिल वक्ताओं ने ग्लोबल वार्मिंग, स्वास्थ्य, IT, कॉस्मोलॉजी और संक्रामक बीमारियों पर चल रही ताजा रिसर्च पर रोशनी डाली। दुनिया में रिसर्च पर होने वाले खर्च का 10% कॉमनवेल्थ देशों में होता है। दुनिया के करीब 12% वैज्ञानिक भी इन्हीं देशों से आते हैं। लिहाजा कोई शक नहीं कि इस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला अब लगातार जारी रखने की जरूरत है। भारत का मंगलयान अब न केवल भारत की शान है, बल्कि अब ये पूरी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इन्वेंशंस में शुमार हो गया है। जानी मानी पत्रिका टाइम्स मैगजीन ने हाल ही में मंगलयान को 2014 में दुनिया के 25 सर्वश्रेष्ठ नवाचारों की सूची में शामिल किया है। पेश है ये रिपोर्ट। इस साल 24 सितंबर को लाल ग्रह पर मंगलयान के दाखिल होने के साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नया इतिहास कायम हो गया। ये मिशन न सिर्फ स्पेस साइंस की दुनिया में अब तक के सबसे कामयाब अभियानों में से एक साबित हुआ, बल्कि इसके साथ ही भारत एशिया का ऐसा पहला देश बन गया जो अपनी पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह पर पहुंचने में कामयाब रहा। अब मंगलयान की कामयाबी का जश्न मनाते हुए मशहूर टाइम मैगजीन ने इस अंतरिक्ष यान को इस साल के 25 ऐसे सबसे बेहतर आविष्कारों की सूची में शामिल किया है जो दुनिया को पहले से बेहतर, स्मार्ट और मजेदार बना रहे हैं। इस रिपोर्ट में मंगलयान को सुपर स्मार्ट अंतरिक्ष यान करार देते हुए कहा गया है कि इस दुर्लभ कामयाबी ने तकनीक की दुनिया में भारत को एक ऐसी ऊंचाई दी है जिसकी बदौलत अब वो स्पेस साइंस की दुनिया में सुपर पावर बन गया है।
पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बने इसरो के इस मंगलयान पर करीब $74 मिलियन का खर्च आया, जो कि दूसरी स्पेस एजेंसीज के अंतरिक्ष अभियानों के मुकाबले कहीं सस्ता बजट है। उदाहरण के तौर पर नासा के मैवेन को ही ले लें, जो कि इसी साल 21 सितंबर को मंगल ग्रह पर पहुंचा था। मैवेन पर करीब $617 मिलियन का खर्च आया, जो कि मंगलयान के बजट से करीब 8 गुना से भी ज्यादा है। करीब 475 किलो वजनी मंगलयान को चेन्नई से करीब 80 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था। इस अभियान को मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम का नाम दिया गया था। इसका मकसद मंगल की सतह की विशेषताओं का पता लगाने के साथ साथ उसके वायुमंडल का भी बारीकी से अध्ययन करना है। ये यान अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है और इसमें स्पेस नेविगेशन और संचार की सुविधा भी मौजूद है। मंगलयान के अलावा टाइम मैगजीन ने 2 और भारतीयों के आविष्कारों को भी इस सूची में जगह दी है। इनमें से एक नाम ब्लू रूम विकसित करने वाले प्रोफेसर नलिनी नाडकर्णी का है। इसके अलावा गूगल में इंजीनियर रह चुके प्रमोद शर्मा को बच्चों के लिए ऑस्मो टैबलेट बनाने के लिए इस सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में भारत में मिले घोड़े और गैंडे के जीवाश्मों से पता चला है कि इन दोनों ही जानवरों के पूर्वज कभी एक ही थे। 200 हड्डियों के ये जीवाश्म गुजरात में एक कोयले की खदान में मिले थे। क्या आप जानते हैं कि घोड़े और गैंडे का पूर्वज एक ही जानवर था और उस जानवर की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? वैज्ञानिकों की माने तो इस प्राणी का नाम कैम्बेथेरियम थियोसिस है और इसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। हॉपकिंस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने गुजरात की कोयले की एक खान से मिली 200 हड्डियों और दांतों के जीवाश्मों के अध्ययन के आधार पर यह दावा किया है। शोध के मुताबिक ये जीवाश्म कैम्बेथेरियम थियोसिस नाम के एक जानवर के हैं, जो लगभग 5.5 करोड़ साल पहले अस्तित्व में था। इसे पेरिस्टोडेक्टिलिया जैविक समूह का माना गया है, जो असमान या अजीब पंजों वाला स्तनधारी है। दूसरे शाकाहारी जीवों से अलग इसका पाचन तंत्र बेहद सरल था। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये कैम्बेथेरियम थियोसिस और आज के घोड़े और गैंडे एक ही प्रजाति के हैं। रीढ़ की हड्डी, कोशिका और हाथ पैर की हड्डियों के जीवाश्म के अध्ययन से इसके पेरिस्टोडेक्टिलिस प्रजाति के होने का पता चलता है। शोध में ये साबित हुआ कि कैम्बेथेरियम थियोसिस नामक ये प्राणी गैंडे और घोड़ों का आदिम रिश्तेदार है और इनके पूर्वज भी एक ही हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक 39 से 56 करोड़ साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप एशिया से जुड़ा हुआ नहीं था। तब यहाँ कई तरह के स्तनधारी जीव विकसित हुए। इस शोध से घोड़े और गैंडों के विकास क्रम के बारे में अहम खुलासा हुआ है। इस शोध रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका नेचर कम्युनिकेशन ने प्रकाशित किया है। सर्न के वैज्ञानिकों ने 2 नए सब एटॉमिक पार्टिकल्स के खोजे जाने का दावा किया है, जो ब्रह्मांड को समझने में हमारी मदद कर सकेंगे। हालांकि क्वार्क मॉडल में इन तत्वों के होने की संभावना बताई गई थी, लेकिन इनको अभी तक खोजा नहीं जा सका था। इन तत्वों का 2012 में CMS प्रयोग के दौरान मिले डेटा से पता चल पाया है। एक रिपोर्ट। गॉड पार्टिकल खोजने में लगे जिनेवा के सर्न के वैज्ञानिकों ने 2 बिल्कुल नए सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज का दावा किया है। यहाँ लगी दुनिया की सबसे बड़ी कोलाइडर मशीन में हाइड्रोजन के 2 अणुओं को करीब रोशनी की गति के साथ आपस में टकराया गया। इस दौरान रिसर्चर्स बैरियन कैटेगरी के 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के सबूत जुटाने में कामयाब रहे। हालांकि क्वार्क थ्योरी पहले ही इन पार्टिकल्स की मौजूदगी को साबित करती है, लेकिन यह पहला मौका है जब सीधे इनका अध्ययन किया गया है। आमतौर पर हम मानते हैं कि परमाणु ही किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स ने साबित किया है कि एक परमाणु भी 2 तरह के कणों से मिलकर बनता है। पहली तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी क्वार्क पदार्थ के बुनियादी कण माने जाते हैं। दूसरी तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन 2 नए कणों जैसे होते हैं, जो आमतौर पर 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये 2 नई तरह के कण भी आपस में मजबूत फोर्स से बंधे 3 क्वार्क से मिलकर बने हैं। इन क्वार्क्स को ब्यूटी क्वार्क या बी क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क या एस क्वार्क और डाउन क्वार्क
या डी क्वार्क कहा जाता है। ब्यूटी क्वार्क्स के वजन के चलते ये नए कण एक प्रोटॉन से करीब 6 गुना ज्यादा वजनी है। एक प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क को मिलाकर बनता है। वैज्ञानिक दोनों कणों का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। उनके मुताबिक अब तक का शोध क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स की थ्योरी को सही साबित करता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये नई डिस्कवरी इस कायनात और अपने बारे में हमारी समझ को और बढ़ाएगी। सर्न के ही जाने माने वैज्ञानिक प्रोजेक्ट हिग्स बोसन के एक्सपेरिमेंट में आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिक भी शामिल होंगे। हिग्स बोसॉन के नए प्रयोग का दौर अगले वर्ष से दोबारा शुरू होगा। एक तरफ जहां सर्न के शोधकर्ताओं की पार्टिकल फिजिक्स में खोज जारी है, तो दूसरी ओर आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं को नई कामयाबियों के लिए अब उम्दा वैज्ञानिकों के दल के साथ काम करने का मौका मिला है। नई रिपोर्ट के मुताबिक आईआईटी मद्रास ने सर्न में पूर्ण सदस्य के तौर पर बड़े हैड्रॉन कोलाइडर की मदद से सहयोगात्मक प्रयोगों के लिए हामी भर दी है। अब इस आपसी सहयोग के जरिए मार्च 2015 से लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलेनॉइड यानी CMS प्रयोग की शुरुआत होगी। ये वैसा ही प्रयोग है जैसा कि इससे पहले हिग्स बोसॉन यानी गॉड पार्टिकल के रूप में सामने आया था। इसके सहारे आईआईटी मद्रास के भौतिकी में PhD छात्रों को कोलाइडर में काम करने का मौका तो मिलेगा ही, साथ ही स्नातक के छात्र भी CMS में छोटे समर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगले साल शुरू होने जा रहा ये प्रयोग इस बात की पड़ताल करेगा कि हिग्स बोसॉन पार्टिकल B क्वार्क्स के बीच किस तरह से बर्ताव करेगा। प्रयोग के जरिए हिग्स पार्टिकल का चार्ज जानने की भी कोशिश होगी। दिलचस्प बात यह है कि इसी प्रयोग के जरिए वैज्ञानिक परमाणु कणों की टक्कर के जरिए अब तक रहस्य बने हुए डार्क मैटर को भी बनाने की कोशिश करेंगे। आईआईटी मद्रास दक्षिण भारत का ऐसा पहला संस्थान है जिसे सर्न के साथ जुड़ने का मौका मिला है। इसके अलावा मुंबई का टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, दिल्ली और पंजाब यूनिवर्सिटी पहले ही सर्न के प्रयोगों का हिस्सा हैं। CMS एक्सपेरिमेंट इतिहास में दुनिया के वैज्ञानिकों के बीच सहयोग की सबसे बड़ी कोशिश है। इसमें दुनिया भर के पार्टिकल फिजिक्स के करीब 4300 वैज्ञानिक, इंजीनियर, तकनीशियन और छात्र शामिल हैं। प्रयोग के सबसे बड़े मकसदों में गॉड पार्टिकल की खोज और डार्क मैटर की पड़ताल है। संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों को आगाह किया है कि अगर दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक स्तर तक पहुंचने से बचाना है तो हमें अगले 60 सालों में कार्बन उत्सर्जन को बिल्कुल ही खत्म करना होगा। इस बात का खुलासा UNEP की ताजा रिपोर्ट में किया गया है। मौसम में बदलाव का असर दुनिया में एक के बाद एक तबाही की इबारतें लिख रहा है। हालात ये हैं कि संयुक्त राष्ट्र को कार्बन उत्सर्जन कम करने की कड़ी चेतावनी जारी करनी पड़ी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2070 तक दुनिया में कार्बन का उत्सर्जन बंद होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो मानव जाति अपने साथ पूरी धरती को तबाही की ओर ले जा सकती है। एक नहीं बल्कि कई शोध इस बात की तस्दीक करते हैं कि धरती एक सीमा तक ही कार्बन की मात्रा को सहन कर सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक औद्योगिकीकरण के बाद से 1900 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड धरती की आबो हवा को प्रदूषित कर चुकी है। इस काल में मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी 1000 गीगाटन गैसें भी पर्यावरण में घुल चुकी हैं। जानकार मानते हैं कि अगर 1000 गीगाटन से भी कम कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में छोड़ी गई तो धरती का तापमान औद्योगिकीकरण से पहले की तुलना में 2 डिग्री तक बढ़ सकता है। अगर अगले 8 वर्षों में हमने कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसों से पर्यावरण को जहरीला करना नहीं छोड़ा तो धरती पर जिंदगी का खतरे में पड़ना तय होगा। लिहाजा पूरी मानवता की जरूरत है कि वर्ष 2020 से 2030 के बीच दुनिया के देश इस बारे में असरदार नीति लेकर आएं। इंडोनेशिया में मिली पक्षियों की एक नई प्रजाति सुलेवासी का नाम भारत के इकोलॉजिस्ट नवजोत सोढ़ी के नाम पर रखा गया है। ये पक्षी पहली बार 15 साल पहले देखा गया था।
इंडोनेशिया के एक द्वीप सुलावेसी पर 15 साल बाद पाए गए एक पक्षी का नामकरण भारतीय मूल के पक्षी विज्ञानी नवजोत सोढ़ी के नाम पर किया गया है। इसका नाम मुसिकापा सोढ़ी रखा गया है। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के फेलो जे बर्टन सी हैरिस और उनकी टीम ने सबसे पहली बार इस पक्षी का पता लगाया था। इसकी पहचान इसके छींटदार गले और छोटी पूंछ के आधार पर की गई है। अध्ययनकर्ताओं के मुताबिक दूसरे कीट भक्षियों से यह पक्षी अपने मोटे गले, छोटे पंख, शरीर की संरचना, आवाज और आनुवांशिकी में अलग है। इस पक्षी को पहली बार सुलावेसी द्वीप पर करीब 15 साल पहले देखा गया था। आपको बता दें कि इंडोनेशिया का सुलावेसी द्वीप पक्षियों के मामले में दुनिया का 11वां सबसे बड़ा जैविक हॉटस्पॉट है। नवजोत सोढ़ी खोजकर्ता हैरिस के पूर्व संरक्षक और सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। सोढ़ी को श्रद्धांजलि देने के लिए खोजकर्ताओं ने पक्षी की नई प्रजाति को उनका नाम दिया। इसके पहले एक घोंघा, एक मछली और केकड़े की एक नई प्रजाति को भी सोढ़ी का नाम दिया गया है। प्रोफेसर सोढ़ी ने उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी और संरक्षण के क्षेत्र में बेजोड़ काम किया है। और इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। साल पहले 2 और 3 दिसंबर की रात में भोपाल के एक पेस्टिसाइड प्लांट से गैस के रिसने से हजारों लोगों की मौत हो गई। ये दुनिया भर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हादसा था। इस हादसे का दर्द आज भी लोग भुला नहीं पाए हैं। आज अपने सेगमेंट में इसी हादसे की वैज्ञानिक नजरिए से पड़ताल करेंगे। और 3 दिसंबर की उस रात को शायद पूरी धरती खून के आंसू रोई थी। दुनिया के इतिहास के सबसे खौफनाक औद्योगिक हादसे से जो तबाही बरपी, उसके निशान आज भी मिटे नहीं हैं। भोपाल शहर में यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक बनाने के संयंत्र से जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली, उसने 5 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी में हमेशा के लिए जहर घोल कर रख दिया। सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक गैस रिसाव के महज चंद घंटों के अंदर ही 2259 लोग जान गंवा चुके थे। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने करीब 3787 फौरन मौतों की तस्दीक की थी। कुछ अंदाजों के मुताबिक हादसे के महज 2 हफ्ते के भीतर 8000 लोगों की जान गई। इसके बाद से लेकर अब तक करीब इतने ही लोग हादसे से उपजी बीमारियों की भेंट चढ़ चुके हैं। हालांकि हादसे के दौरान जिस गैस के बादल ने भोपाल के आसमान को घेरा था, उसमें फॉस्जीन, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, मोनोमिथाइल अमीन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें शामिल थीं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान मिथाइल आइसोसाइनेट यानी मिक गैस से हुआ। मिथाइल आइसोसाइनेट का इस्तेमाल कई अहम रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है। कीटनाशकों के अलावा इस केमिकल से रबर और गोंद भी बनते हैं। यूनियन कार्बाइड के प्लांट में मिक गैस का इस्तेमाल कार्बाराइल नाम के रसायन को बनाने के लिए किया जा रहा था। मिथाइल आइसोसाइनाइड बेहद जहरीली और ज्वलनशील गैस होती है। अगर इस गैस का 10 लाख में से 0.4% हिस्सा भी शरीर के भीतर पहुंच जाए तो इसका सीधा मतलब है निश्चित मौत। वर्ष 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भी करीब 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख तक लोग ऐसे हैं जो हादसे से उपजी बीमारियों का सामना कर रहे हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस ने इंसानी सेहत के साथ भोपाल के पर्यावरण को भी गहरा नुकसान पहुंचाया। पानी के स्रोतों में घुलते ही ये गैस यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, जिनके चलते मछलियों समेत पानी में किसी भी तरह की जिंदगी का खात्मा तय हो जाता है। त्रासदी का असर स्थानीय फसलों पर भी कुछ इसी तरह का रहा है। हालांकि 30 वर्षों में सरकारों ने
हादसे के जख्मों पर मरहम रखने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी ये हादसा आज भी याद दिलाता है कि जो रसायन हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अगर उनके इस्तेमाल में कोताही हो तो वो किस कदर खौफनाक बर्बादी का सबब भी बन सकते हैं। भोपाल त्रासदी आज भी इस बात की मिसाल है कि किस तरह इस तरह के कारखानों में सुरक्षा के कड़े मानक लागू करवाए जाने की जरूरत है। जाहिर है भोपाल गैस त्रासदी के जख्म शायद पूरी तरह कभी ना भर पाएं, लेकिन हम इतना तो सुनिश्चित कर ही सकते हैं कि हमारा देश फिर कभी इतने खौफनाक हादसे का गवाह ना बने। और क्या है इस सप्ताह के इतिहास में विज्ञान का योगदान, जानेंगे अपने सेगमेंट इतिहास के पन्नों से में। 30 नवंबर 1858 को जन्म हुआ था महान भारतीय भौतिकविद एवं प्लांट फिजियोलॉजिस्ट जगदीश चंद्र बोस का। जेसी बोस को बेतार वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रवाह से जुड़े खोज कार्यों के लिए पहचाना जाता है। इस सिद्धांत की मदद से उन्होंने पहली बार गन पाउडर का एक छोटा सा विस्फोट किया था, वो भी उससे कुछ दूरी पर खड़े होकर। 2 दिसंबर 1942 को पहली बार परमाणु का विखंडन करके श्रृंखला अभिक्रिया यानी एटॉमिक चेन रिएक्शन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। इस दौरान इटालियन भौतिकविद एनरिको फर्मी ने न्यूट्रॉन उत्पादन के लिए यूरेनियम और न्यूट्रॉन्स की गति नियंत्रण के लिए ग्रेफाइट ब्लॉक का प्रयोग किया था। विज्ञान के क्षेत्र में मिली इस सफलता को आज भी समाज के लिए एक अभिशाप माना जाता है, क्योंकि इसी सफलता ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए गए परमाणु बम के निर्माण को पूरा करने में मदद की थी। 4 दिसंबर 1898 को जन्म हुआ था प्रसिद्ध भारतीय भौतिकविद कार्यामणिक्कम श्रीनिवास कृष्णन का। इन्होंने सर सीवी रमन के साथ मिलकर रमन प्रभाव की खोज में विशेष योगदान किया था। इस दौरान इन्होंने प्रकाश के आणविक विकिरण पर अध्ययन किया और प्रकाश की आवृत्ति व ध्रुवीय गुणों पर कई प्रयोग किए थे। 6 दिसंबर 1631 को जर्मन खगोलविद जोहानस केपलर की भविष्यवाणी के मुताबिक शुक्र पारगमन को देखा गया था। केपलर ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस दुर्लभ आकाशीय घटना का पूर्वानुमान लगाया था। शुक्र पारगमन की स्थिति में शुक्र अपने निश्चित पथ पर घूमते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच एक ही कतार व एक ही समतल पर आ जाता है। आइए अब नजर डालते हैं देश विदेश में होने वाली कुछ अन्य मुख्य वैज्ञानिक गतिविधियों पर अपने सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स के क्षेत्र में युवा छात्रों के उत्साह को देखते हुए और इस क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के मकसद से कैम्ब्रिज स्कूल की तरफ से इंटर स्कूल टेक्नो ओलंपिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कई स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया और यहाँ जमकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। छात्रों ने बैटल्स ऑफ ब्रेन्स, फ्यूचर टेक, रोबोट्रॉनिक्स, क्यूबी एक्सप्रेस और टेक टॉक जैसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हुए अपनी जबरदस्त प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय मूल के अमेरिकी विज्ञानी थॉमस कैलथ को विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में परिवर्तनकारी योगदान के लिए प्रतिष्ठित यूएस नेशनल मेडल ऑफ साइंस से नवाजा। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में थॉमस कैलथ को ये सम्मान दिया गया। यूएस नेशनल मेडल ऑफ साइंस अमेरिका में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। 1935 में केरल में जन्मे कैलथ ने 1961 में अमेरिका की विख्यात मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय थे। खूबसूरत फ्लेमिंगो बर्ड्स के ठिकाने बचाने के मकसद से महाराष्ट्र सरकार ने 800 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया है। फंड का इस्तेमाल मध्य मुंबई की सेवरी माहुल क्रीक बर्ड सेंचुरी के पुनरुत्थान के लिए किया जाएगा। यहाँ हर साल सर्दियों के दौरान हजारों की तादाद में प्रवासी फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं, लेकिन इस मशहूर जगह पर पिछले कई वर्षों के दौरान पास में मौजूद उर्वरक फैक्ट्री के प्रदूषण का असर पड़ रहा है।
इसके अलावा मुंबई के तेल शोधक कारखाने और थर्मल पावर प्लांट और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट से होने वाला प्रदूषण भी इन पक्षियों के प्रवास की जगह छीन रहा है। अर्थ साइंस मंत्रालय, भारत और यूनेस्को ने हाल ही में आपसी सहयोग के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत अर्थ साइंस के क्षेत्र में आपदा का जोखिम कम करने और क्षमता बढ़ाने की दिशा में साथ साथ काम करने की बात कही गई है। इस समझौते का मकसद है विज्ञान की दुनिया में, खासकर समुद्री अध्ययन में सहयोगी उद्यमों को बढ़ावा देना। इस पहल के तहत भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान सम्मेलन में सक्रिय रूप से अपना योगदान देगा। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस के मौके पर कृषि मंत्रालय ने नीली क्रांति की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य देश में मछली के उत्पादन को बढ़ावा देना है। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार मछलियों के बीज की उपलब्धता और मछली फीड की गुणवत्ता को बढ़ाने का लक्ष्य रख रही है। आपको बता दें कि मत्स्य पालन भारत का प्रमुख उद्योग है और 14.5 लाख के मछुआरों की आबादी के साथ भारत पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है। तो ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, इसके बारे में आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in या आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात नई खबरों, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।